Hello, good morning and welcome to all of you in the smart class of Brilliant Public School, Sakurabad. Today we are going to discuss NCERT in text and exercise question of metals and non-metals of class 10th. So let's start. सबसे पहले हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 40 में एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 40 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल्स। मेटल्स का एग्जांपल देना है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या हो, लिक्विड हो। सभी को पता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन होता है, मरकरी होता है। हमारा जो रूम टेम्परेचर है जनरली मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो हमारा रूम टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर पर जो हमारा मरकरी है, ठीक है ना, वो क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है ना, कौन से स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल कैन बी इजिली कट विद द नाइफ। चाकू से आसानी से कौन से मेटल्स को काटा जा सकता है। सभी को पता है ना, सोडियम है। कौन सा मेटल्स है, सोडियम। क्या है बाबू, सोडियम। सोडियम को आप आसानी से काट सकते हैं, ठीक है ना, नाइफ की मदद से। ठीक है, क्यों काटा जा सकता है पता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और इसके अंदर जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से काफी दूरी पर है, ठीक है, और आसानी से लॉस कर सकता है। तो ये कारण है कि ये सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बॉन्डिंग जो है बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके वजह से क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हो जाता है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे बढ़िया कौन सा मेटल है जो हीट का बहुत ही बढ़िया कंडक्टर है। तो सिल्वर से अच्छा कोई नहीं है, ठीक है ना। सिल्वर जो है हमारा, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर जो है क्या है बाबू, बेस्ट कंडक्टर है किसका, हीट का। ठीक है ना, आगे क्या है, आगे है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का पुअर कंडक्टर कौन होता है, वैसे मेटल्स का नाम बताएं जो कि क्या है, पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का। तो वो हो गया मरकरी और लीड। मरकरी और लीड ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि पुअर कंडक्टर हैं किसका बाबू, हीट का। किसका, हीट का। तो ये याद रखिएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है अभी। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखिए मैलिएबल का मतलब यह है बच्चों कि यदि किसी मेटल्स को, ठीक है ना, हम हैमर के माध्यम से उसको पीट पीट के अगर हम सीट का आकार बना दे, सीट, ठीक है ना, सीट का आकार दे देते हैं हैमरिंग करके किसी मेटल्स को, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो प्रॉपर्टी है क्या कहते हैं, उसे हम लोग मैलिएबल कहते हैं। और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, जो डक्टाइल है या मेटल्स का प्रॉपर्टी है, जब किसी मेटल्स को हम हैमरिंग करके उसको वायर का शेप दे दे। हमारे घर में जो वायरिंग है या वो उसके अंदर वायर जो है वो किस आधार पर बना है, कौन से प्रॉपर्टी से, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण हम किसी मेटल्स को वायर का शेप देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ है, सबस्टांस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अगर थिन शीट में हम किसी मेटल्स को बनाते हैं तो मैलिएबल कहते हैं उसे, ठीक है ना। और डक्टाइल क्या है, सबस्टांस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। यदि थिन वायर्स में उसे हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना, कन्वर्ट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डक्टाइल हो जाएगा। तो एक्चुअली मैलिएबल एंड डक्टाइल बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। तो मैलिएबल और डक्टाइल दोनों प्रॉपर्टी है मेटल्स का। मैलिएबल में हम थिन शीट का शेप देते हैं और डक्टाइल में वायर का शेप देते हैं, और इसका हम लोग यूज करते हैं। मैलिएबल प्रॉपर्टी से वायर बनता है
और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है उसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो कुछ किस आधार पे होता है, ठीक है ना। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी के आधार पर ही उसको बनाया जाता है, उसका हम लोग यूज करते हैं। मेलिएबल जो हमारा है, तो आप देखते होंगे, ठीक है ना, अल्युमिनियम फॉयल, उसमें भोजन वगैरह भी पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किचन में जो भोजन बनता है तो मार्केट में लंच जो है दूसरे जगह पर जब जाता है, ठीक है ना, पहुंचाया जाता है, तो अल्युमिनियम का फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी लंच में लाते होंगे अल्युमिनियम फॉयल में रोटी वगैरह पैक करके आसानी से उसमें आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसका यूज भी है, ये दोनों प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो टॉपिक है, हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। देखिए आ गया इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 46, एनसीईआरटी पेज नंबर 46 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में हम लोग क्यों रखते हैं, सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। देखो सबसे पहली बात तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है ना। तो रिएक्टिव है, ये क्या है, रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो रिएक्टिव होने की वजह से आसानी से हमारा जो एयर है, तो एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, या एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो मॉइस्चर है, मतलब वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ आसानी से यह रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना, समझ रहे बात, जिसके वजह से आग भी पकड़ सकता है, समझ गए बात। तो ये कारण है कि उसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं सोडियम को। देखिए क्या है आंसर, सोडियम एंड पोटासियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो कंबाइन एक्सप्लोसिवली विद एयर एज वेल एज वाटर, तो ये आसानी से हवा के साथ और पानी के साथ रिएक्शन करेगा और कैच फायर, और आसानी से क्या करेगा, उसमें आग लग सकता है, आग पकड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए ही हम सोडियम को कहाँ डालते हैं, केरोसिन ऑयल में हम लोग सेफली उसमें स्टोर करके रखते हैं। तो यही रीजन है कि सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, समझ गए बात ना। क्योंकि अगर उसको खुला रखा जाएगा तो एयर में जो ऑक्सीजन है या वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, मॉइस्चर जो है, उसके साथ रिएक्शन करके उसमें क्या लग सकता है, आग लग सकता है, ये कारण है। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या है बच्चों, आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम, आयरन विथ स्टीम, ठीक है ना, आयरन का स्टीम के साथ, आयरन और स्टीम, स्टीम मतलब क्या होता है, हॉट वाटर वेपर, ठीक है ना। स्टीम क्या है, वाटर का ही फॉर्म है, लेकिन जब वह गर्म हो जाता है तो हॉट वाटर वेपर को हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा हॉट वाटर वेपर जो है उसके साथ इसका क्या करवा देना है, रिएक्शन करवा देना है, ठीक है। देखिए कहां गया, तो हमारा H2O जो है किस फॉर्म में है, यहां पर गैस के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बच्चों, गैस के फॉर्म में है, ठीक है ना। इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। देखिए देखो यार, देखिए यहां आयरन जो है H2O के साथ क्या किया, रिएक्शन किया, तो ये गैसियस फॉर्म में है और ये हॉट गैस है, समझ गए बात ना, वाटर वेपर। यहां देखिए जब ये रिएक्शन किया तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O4, Fe3O4 बनाया बच्चों, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड। अब एक बात सोचो कि ठीक है आयरन ऑक्साइड तो बनता है जब आयरन हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर वेपर्स के साथ यानी वेपर के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड बना, आयरन ऑक्साइड। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि मेटल जो है, मेटल जो है, ठीक है ना, वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो दो चीज बनाएगा, एक तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और दूसरा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल
हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो दो चीज बनता है, मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर पहले समझो बात को, एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, आयरन का वैलेंसी जो है, आयरन का जो वैलेंसी है, ठीक है ना, वो 2 भी होता है 3 भी होता है। तो अगर इसका वैलेंसी 2 रखते हैं और किसके साथ रिएक्शन है, समझ गए बात ना। तो यहाँ पर जो बना है ऑक्सीजन, इसके साथ जो कंबाइन किया है आयरन के साथ, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी भी क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब कंबाइन करेगा, दोनों को कंबाइन कराएंगे तो क्या बनेगा बाबू, FeO। अच्छा, लेकिन जब हम आयरन का वैलेंसी 3 ले ले, क्योंकि आयरन का वैलेंसी 3 भी होता है और ऑक्सीजन का 2 रहेगा, जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, Fe2O3, Fe2O3 बनेगा, ठीक है ना, समझ रहे बात। तो बना Fe3O3, ठीक है, Fe2O3 बना। तो Fe2O3 बना, तो यहां पर क्या है, यहां पर जो है वो क्या है, Fe3O4। ये कैसे बना पता है आप सभी को, ये बना जब हम रिएक्शन करवाए किसके किसके बीच में, जब FeO, ठीक है ना, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, और कौन, Fe2O3, ये दोनों आपस में कंबाइंड हुआ, तब जाकर के बना Fe2 और Fe एगो ई हो गया, तो कितना हो गया, Fe3 और 3 और 1 ऑक्सीजन, Fe3O4। इस तरह से हमारा ये जो है आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो चलो, ये तो बाद की बात है। तो याद रखना है कि आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से कैल्शियम का रिएक्शन है वाटर के साथ क्वेश्चन में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि अभी हम लोग देखें कि मेटल वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जैसे आयरन के केस में। लेकिन देखिए कैल्शियम के केस में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का हॉल ट्वाइस, CaOH का हॉल ट्वाइस है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम का हो गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। पोटासियम उसी तरह से वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना बच्चों, पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक तो क्लियर है सभी बच्चों को। ये जो क्वेश्चन था इसमें बस यही चीज था कि मेटल जब रिएक्शन कर रहा है वाटर के केस में तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स। 4 मेटल है, एक A है, B है, C है, D है, और अलग अलग, ठीक है ना, समझ गए बात, अलग अलग सॉल्यूशन के साथ इसका टेस्ट करके देख रहा है। जैसे आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सबका यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है टेबल में कि किसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मेटल ए जो है आयरन सल्फेट यानी FeSO4 के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, आयरन सल्फेट Fe2SO4 आयरन सल्फेट के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या हुआ बच्चों, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या हो गया, इसके साथ रिएक्शन किया तो, इसके साथ रिएक्शन किया तो हो गया आपका नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। जबकि यहीं पर देखिए, यहां पे आपका रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट के साथ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां पे कुछ नहीं दिया, यहां कुछ नहीं दिया। मेटल बी जब रिएक्शन किया आयरन सल्फेट के साथ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, इस तरह से यहां रिएक्शन नहीं हुआ। मेटल सी के साथ किया तो नो रिएक्शन, डी के साथ किया तो नो रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कहता है यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेबल को देखिए और आंसर कीजिए जैसा है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन है, बी यदि इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, और अरेंज ABCD इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में इसको क्या करना है, पहले अरेंज कर लेना है सारे मेटल्स को।
तो देखो पहला इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले इसमें जो जो मेटल्स इन्वॉल्व है उनका नाम लिखिए, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, और इसको आप रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार लिखिए कि पहले कौन आता है। तो आप सभी को पता है पहले कौन आता है बाबू, ऊपर में, जैसे ऊपर में पहले कौन आएगा, जिंक आएगा ना, सबसे पहले क्या आएगा, जिंक आएगा, उसके बाद उससे नीचे आएगा आपका आयरन, उससे नीचे क्या आएगा, आयरन आएगा, उससे नीचे क्या आएगा, कॉपर आएगा, उससे नीचे क्या आएगा, आपका सिल्वर आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे सॉल्यूशन है उनमें जो मेटल प्रेजेंट है वो हम लिख दिए रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ जिंक है और सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव है इसमें से। ठीक है ना। अब देखिए आप मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल ए जो है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं किया मतलब क्या है, यानी मेटल ए जो है आयरन को नहीं हटा पाया उसके स्थान से, यानी डिस्प्लेस नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब मेटल ए जो है कम रिएक्टिव है आयरन से। मेटल ए जो है कम रिएक्टिव है किससे, आयरन से। किससे कम है बाबू, आयरन से कम रिएक्टिव है। क्लियर हो रहा है बात सभी को। अच्छा, जब कम रिएक्टिव है आयरन से तो दूसरा देखिए यहां पे क्या कहता है, कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है मेटल है, तब तो डिस्प्लेसमेंट किया, कॉपर को हटाया, यानी कि ए जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन से कम रिएक्टिव है, मतलब ए का स्थान कहीं ना कहीं यहां पर है, ए का स्थान यहां पे आना चाहिए ना, क्योंकि ए क्या है बाबू हमारा, ए हमारा क्या है, आयरन से और कॉपर के बीच में आने वाला है, क्योंकि एक को डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं बी के साथ क्या होता है। बी जो है आयरन को डिस्प्लेस किया, मतलब आयरन से अधिक क्रियाशील है, जिंक से कम है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए जिंक से जब कम है, यहां देखिए सारा चीज लिख भी रहा है, यहाँ देखिए नो रिएक्टिव किससे कौन है, ये सारा चीज लिख भी रहा है। देखो देखिए बाबू बी का हम लोग चेक कर रहे थे, तो बी हमारा जो है आयरन को डिस्प्लेस किया, मतलब बी से तो ज्यादा ही रिएक्टिव है, मैंने बी से तो ऊपर ही आने वाला है। लेकिन हमारा जो जिंक है, जिंक के साथ रिएक्शन नहीं किया, मतलब जिंक से कम रिएक्टिव है बी, जिंक से कम रिएक्टिव, जबकि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, तो वहां पर उसका स्थान आएगा। ठीक है, सी के लिए देखते हैं, नो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, मतलब सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है सी, मतलब सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां आना पड़ेगा इसको। डी की बात करें, नो रिएक्शन, मतलब डी सबसे नीचे, किसी को डिस्प्लेस किया ही नहीं, मतलब इसका स्थान सबसे नीचे है, तो ये रहा हमारा। अब इससे देखते हैं, आंसर करते हैं हम लोग, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है किसमें से, ए बी सी डी में से, ये जिंक को मत ले लेना, वो तो यहां से हम लोग लिखे हैं, है कि नहीं। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो हमारा कौन है, बी है। बी हमारा मोस्ट रिएक्टिव हो गया, समझ गए बात ना, मोस्ट रिएक्टिव, बी हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? क्या होगा, What happen, क्या होगा यदि B को ऐड कर दे हम कॉपर सल्फेट में, मतलब B को कह रहा है बाबू कि B को यदि हम ऐड कर दें, ठीक है ना, किसमें, कॉपर सल्फेट में, समझ गए बात। तो कॉपर सल्फेट में अगर हम ऐड कर देंगे CuSO4 में, तो क्या हो जाएगा बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है बी, देखो कॉपर से ऊपर है बी, रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पर, तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब कॉपर को हटा देगा, यानी यहाँ लिख देना है आंसर में कि बी जो है डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट में से, है कि नहीं, बिकॉज बी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन द गिवन डाटा, जो डाटा दिया गया है उसमें बी अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से, इसलिए यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा।
क्लियर। तीसरा नंबर है अरेंज द मेटल एबीसीडी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में माने जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको पहले रखना है। तो ज्यादा रिएक्टिव हमारा कौन है? बी है। उसके बाद कौन है? ए है। उसके बाद कौन है? सी है। और उसके बाद डी है। तो ये हमारा हो गया बी ए सी डी। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, बी सबसे ज्यादा, उसके बाद ए, उसके बाद सी और सबसे लास्ट में डी। तो ये हमारा बी ए सी डी ये हमारा हो गया क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां दिया हुआ भी है बी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। बी को ऐड करेंगे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और बी ए सी डी है ना तीसरे का आंसर, बी ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal। किसी मेटल के साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ जब हम, ठीक है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन लिखिए। जब आयरन रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, देखिए आयरन रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो क्या होगा बाबू? क्या बना लेगा? FeSO4, क्योंकि आयरन से अधिक रिएक्टिव है, ठीक है ना, सॉरी हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है आयरन, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बन गया? FeSO4 और प्लस H2 बाहर आ गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट? राइट द केमिकल रिएक्शन। कहता है क्या होगा, ठीक है ना, जब जिंक को ऐड किया गया है आयरन सल्फेट के साथ। देखिए आयरन सल्फेट FeSO4 जिंक के साथ, तो जाहिर सी बात है अभी अभी हम लोग देखे थे कि जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या है बाबू? मोर रिएक्टिव है। जिंक जो है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो Fe को क्या कर देगा? डिस्प्लेस। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस किया तो बन गया ZnSO4 और Fe बाहर चला आया, है कि नहीं? तो इस तरह से आप यदि रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये था आपका NCERT का मेटल्स एंड नॉन मेटल का इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करेंगे और यहीं से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न आने की संभावना भी होता है, ठीक है ना। कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इसी सब कंसेप्ट के आधार पर कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जाता है। तो इसको ध्यान से समझना है और ये एक्टिविटी सीरीज को तो मतलब एकदम याद ही कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।